नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज इस कक्षा में मैं पढ़ाने वाला हूं बालक में कैसे आप अभिरुचि इंटरेस्ट बालक में आप कैसे जगाएंगे पढ़ने के प्रति। बालक कक्षा कक्ष में अक्सर होता क्या है, बालक कक्षा कक्ष में बड़ा नीरस से दिखता है। आपका चाहे छोटी क्लास का बच्चा हो, यानी कक्षा 8वीं तक का बालक हो या फिर 10वीं क्लास तक का बालक हो, कक्षा कक्ष में जब भी आता है वो कहीं ना कहीं नीरस सा दिखता है। अब ये नीरसपना बालक में यानी सक्रिय और निष्क्रिय, बालक निष्क्रिय सा रहता है। कभी सोच के देखो, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और लेकिन बालक उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, किताब में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, उस पाठ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो सोचिए, जब एक बालक नहीं ले पा रहा है तो पूरी क्लास कैसे लेगी। ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा बालक की प्रवृत्ति को। जी हाँ, हमारा जो बालक है वो हमारा ऑडियंस होता है। अंग्रेजी में मैं कह दूं कि अध्यापक का ऑडियंस उसका स्टूडेंट है। जितना ऑडियंस को, जितना छात्र को आपके बारे में समझ में आएगा, आप उतना ही अधिक समझा पाएंगे। आपका रुचिकर सब्जेक्ट होगा, आप उसे बहुत सुंदर पढ़ा पाएंगे। अब मित्रों ध्यान रखिएगा, जब आपको कुछ पढ़ाना है तो आपके पास वो कौन से साधन हैं जिससे बालक में प्रति रुचि उत्पन्न कर पाए, उसमें सक्रिय कर पाए बालक को। इसके लिए मित्रों आज मैं इस क्लास में अभिरुचि से संबंधित आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए मित्रों, अभिरुचि, संस्कृत में अभिरुचि जो शब्द है उसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहूंगा, इंटरेस्ट। मित्रों इंटरेस्ट कहते हैं, टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जिसे हम स्वाद कहते हैं और एक इंटरेस्ट होता है। टेस्ट होता है मित्रों जबान का। जी हाँ, जीभ के आगे वाले भाग में 6 प्रकार के रस आते हैं, वो तो है टेस्ट। और मित्रों जो ब्रेन को आता है वो आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी हम कह सकते हैं ब्याज भी एक तरह का इंटरेस्ट होता है। लेकिन मित्रों अभिरुचि यहां शिक्षण में क्या काम कर देगा वो देखते हैं। आप बालक में कैसे इंटरेस्ट जगाएंगे पठन के प्रति, पठन कार्य के प्रति। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। जी हाँ, हिंदुस्तानी भाषा का शब्द नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी भाषा का शब्द तो अभिरुचि शब्द है। कहा है अभिरुचि के विषय में वैज्ञानिकों का कथन क्या है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके विशेष में एन.एम. गेज महोदय 1700 के आसपास इन्होंने कुछ कहा। एम.एन. गेज महोदय हैं, उन्होंने कहा शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है। शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षाओं में अंतःक्रिया से लगातार प्रयोग में लाता है। फिर से सुनिए क्या कहा कि शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा में अंतःक्रिया से लगातार प्रयोग में लाता है और यह प्रयोग करता भी है। कहने का मतलब है अंतःक्रिया कहते हैं बालकों के मध्य कक्षा कक्ष में ही इंटरेस्ट जगाना, रुचिकर बनाना। तो इन्होंने कहा एक अनुदेशन प्रक्रिया है। यह अनुदेशन प्रक्रिया, विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया किसने कही? एम.एन. गेज ने। मित्रों मैकडोनल्ड ने भी इसमें मत दिया, ये भी विदेशी है। कहा रुचि जो होती है वो अंतर्निहित अवधान है। अंतर्निहित, अंदर, पेट में नहीं,
ब्रेन में। ब्रेन में जो होता है, बालक को रुचि हमेशा यहाँ से आती है, इंटरेस्ट। जीभ से स्वाद आता है और यहाँ आस्वादन होता है। और इस अध्ययन कार्य में अभिरुचि आप कैसे जगाएंगे, देखिएगा। शिक्षण अभिरुचि को शिक्षण कौशल भी कहा जाता है। शिक्षण अभिरुचि को शिक्षण कौशल भी कहा जाता है, स्किल्स। आजकल स्किल्स पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, डेवलपमेंट, कुछ नया सीखें। कहा एलन और रॉय, याद कीजिएगा, एलन ने एक बुक भी लिखी थी, याद है कौन सी? माइक्रो टीचिंग, भूल मत जाना। एलन और रॉय ने भी क्या कहा? एलन और रॉय ने कुल जो है शिक्षण कौशल 14 दिए। 14 बताएं, क्या 14 स्किल्स हैं, उनसे हम बालक को अध्ययन कार्य में जोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय एक हैं, जबकि भारतीय शिक्षा जो शास्त्री हैं बी के पासी 1976 में उन्होंने कहा कि 13 ही होते हैं। अभी हमें केवल मैंने ये लिखा इसलिए है कि एलन के अनुसार शिक्षण कौशल 14 होते हैं। एग्जाम में पूछे आपके बता दीजिएगा 14 ही हैं, लेकिन पासी महोदय ने 13 ही बताए। इनमें से जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो मैंने यहां रखे हैं। देखिए कैसे। एक तो प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना से ही बालक में अभिरुचि उत्पन्न करना होगा। कैसे, वो भी समझाऊंगा। अन्वेषण प्रधान कौशल, शामपट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, व्याख्या कौशल और दृष्टांत कौशल। मित्रों, ये जो सारे कौशल हैं जो यहां मैंने लिखे हैं, प्रवाह एक और लिखना है मुझे, एक और कौशल है वो भी लिख देता हूं। प्रवाह कौशल, जिसे पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है। बिल्कुल मित्रों, ये जो कौशलों की बात आती है, कौशल का यहाँ जो संबंध है वो अभिरुचि से है, इंटरेस्ट। बालक में अभिरुचि यानी इंटरेस्ट जगाना है, और वो भी किसमें? संस्कृत शिक्षण में। संस्कृत शिक्षण में मैं बालक को कैसे जगाऊं, उसके अंदर कैसे बनाऊं, बताऊं। समझे मेरी बात को? आइए समझाता हूं। आप सभी अध्यापक हैं, आप सभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रस्तावना कौशल में आप कैसे समझाएंगे? देखिएगा, प्रस्तावना कौशल का एक तो नाम है, एग्जाम में कई बार पूछता है, वो भी समझ लीजिएगा। विन्यास प्रेरण कौशल, विन्यास प्रेरण कौशल, आगे की ओर प्रेरित, पूर्व ज्ञान से संबंधित। कहा प्रस्तावना के प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान पर। जो बालक अब तक जिस भी कक्षा में है, उससे पहले के जो भी उसके अनुभव हैं, पूर्व ज्ञान है, उसको ही हम यहां पर फॉलो करेंगे। कहा प्रस्तावना कौशल एक प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। प्रस्तावना कौशल के जब भी प्रश्न बनाएंगे आप, तो ज्ञात से, ज्ञात मतलब बालक को जो आता है, और अज्ञात मतलब जो बालक को नहीं आता है। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ के लिए बालकों का पूर्व ज्ञान जानने हेतु प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग होता है। प्रस्तावना कौशल का याद कीजिएगा, आप कैसे बनाते हैं प्रस्तावना, याद कीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। जब भी कोई प्रस्तावना बनाते हैं, आप अपनी कॉपिका में लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्रियां, ठीक। उसके बाद में आप प्रस्तावना शुरू करते हैं। आपका यहां प्रस्तावना में सबसे बड़ा है कि सबसे पहले जो प्रश्न बनाओगे आप, वो पहले प्रश्न वो होंगे जो कि बालक को पूर्व ज्ञान पर उस बिंदु के आधारित है, ठीक। इसीलिए प्रस्तावना कौशल में इन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी?
4 या 5, अधिकतम 5 होती है प्रस्तावना क्वेश्चनों की। 4 प्रश्न तो ऐसे इजी होंगे जिसका बालक जवाब दे दे, लेकिन अंतिम जो प्रश्न है वो नवीन ज्ञान पर आधारित होगा। अंतिम प्रश्न नवीन ज्ञान पर आधारित होता है तथा समस्यात्मक होता है। तो समस्यात्मक प्रश्न कौन सा होता है और किसमें होता है? प्रस्तावना कौशल का जो प्रश्न है वो समस्यात्मक होता है, और यूं कहा जाए कि यह उद्देश्य कथन पर आधारित होता है, यानी कि नया ज्ञान दे रहे हैं। इस नए ज्ञान को जब देना शुरू करते हैं आप, तो आइएगा, प्रस्तावना कौशलों के प्रश्नों से बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। किस ज्ञान से जोड़ूं? बालक के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न से उद्देश्य कथन किया जाता है। क्या किया जाए भाई? उद्देश्य कथन करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका उद्देश्य कथन भी प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न से ही प्रारंभ हो जाएगा। क्या है साधन? प्रस्तावना कौशल के क्या साधन है? इसलिए मित्रों, सहायक सामग्रियां लेके जाते हैं हम जब भी क्लास में जिस भी पाठ को पढ़ाना होता है। जैसे कि कुछ प्रश्न हम बच्चों से पूछें, कोई कथा के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, दृश्य श्रव्य उपकरण और उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि इसी के लिए ही आप सहायक सामग्रियां लेके गए थे प्रस्तावना के लिए। पाठ पूरा पढ़ाना है, लेकिन प्रस्तावना में जब तक बालक को ये नहीं पता कि वो आप क्या पढ़ाने वाले हो, तब तक आप कुछ नहीं हो सकता, पाठ में नीरस हो जाएगा। इसीलिए प्रस्तावना कौशल के कुछ सोपान अर्थात घटक, मैं इन घटक को कारक कहूंगा कि हमें क्या करना होगा। घटक का मतलब होता है हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना होगा प्रस्तावना के प्रश्नों में। फिर हमें अभिप्रेरणा प्रदान करनी होगी, मोटिव करना होगा इनके माध्यमों से, चार्ट, कथा, इनके माध्यमों से। फिर उद्देश्य को प्रकट करना होगा, समस्यात्मक जो प्रश्न आप बना रहे हैं उद्देश्य की ओर ले जाना होगा। फिर शीर्षक प्रकट करना होगा, यानी शीर्षक प्रकटन, शीर्षक जो आज टाइटल है, आज जो पढ़ाने वाले हो वो प्रस्तुत करना होगा। सोच के देखिएगा कि शीर्षक प्रकटन होता ही किस में है? प्रस्तावना में। और फिर सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर देंगे। ये जो 5 घटक हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? तो कहा प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, बालक के पूर्व ज्ञान को दृढ़ करना है। कहा प्रस्तावना जो कौशल है उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो मैंने अभी पढ़ाया क्या क्या बनते हैं। नंबर 1, उद्देश्य प्रकटन घटकः वर्तते। उद्देश्य प्रकट करना किसका घटक है? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना प्रश्नों का ही यह उद्देश्य है। कहा शीर्षक प्रकट करना कहां होता है? प्रस्तावनाओं के प्रश्न में। प्रस्तावना के जो प्रश्न बनेंगे उसमें शीर्षक प्रकट करना होगा। प्रस्तावना प्रश्नानाम उद्देश्यम भवति। प्रस्तावना के जो प्रश्न है उसका उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान परीक्षणम, बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। अब एक प्रश्न है, यहां भी ये भी प्रश्न थे, ये भी प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न घटकः नास्ति। अब ये नास्ति वाला प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है। मैंने भी प्रस्तावना पढ़ाया है। प्रस्तावना में याद कीजिए, क्या हमने अभिप्रेरणा दी थी 5 घटकों में? जी हाँ। उद्देश्य प्रकटन किया था। पूर्व ज्ञान परीक्षण हुआ था, पहला ही बिंदु था।
लेकिन क्या नहीं करना, प्रस्तावना के प्रश्नों में क्या नहीं हो सकता, मूल्यांकन नहीं हो सकता। बालक का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते, वो तो पाठ पढ़ाने के बाद ही होगा। और समझे, कहा पाठ्य जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक से प्रारब्धाय, पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान का या पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कथ्यन्ते। पाठ्य पुस्तक को प्रारंभ करने से के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कौन से होते हैं? कहा प्रस्तावनात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? प्रस्तावनात्मक प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना होगा। प्रस्तावना प्रश्नस्य हेतु अस्ति, प्रस्तावना प्रश्नों का कारक, कारण या हेतु क्या है? क्या कृत्रिम प्रस्तावना बनाई जाए? ना, पाठ से संबंधित। क्या सामाजिक संबंध स्थापित किया जाए? बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना में केवल आप पाठ से संबंधित ही कर सकते हैं। कहा अध्येत्राः सायुज्यम विषय निर्धारणम च, क्या आपको सभी सामग्रियों से विषय का निर्धारण करना होगा प्रस्तावना में? या फिर सामान्य मान प्रवर्तनम, क्या आपको सामान्य आवर्तन करना है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के विषयों का निर्धारण करना है, यानी कि आपका जो पाठ है उससे संबंधित करना है। एक प्रश्न और है, अध्यापकेन प्रश्न प्रष्टव्यम, प्रष्टव्य अध्यापकेन, अध्यापक के द्वारा प्रश्न कैसे होने चाहिए, यानी कैसे आप प्रस्तुत करना है। कि प्रथम कम अपि छात्र निर्दिश्य, कि किसी एक छात्र को निर्देश किए जाए फिर प्रश्न पूछे जाए, या फिर समग्र कक्षा या निर्दिश्य, क्या पूरी कक्षा को निर्देश दिया जाए, या फिर समूह विशेष निर्देश, समूह को निर्देश दिया जाए, या फिर छात्र विशेष निर्देश, किसी छात्र को विशेष बताया जाए। याद रखिएगा, जब भी अध्यापक प्रश्न पूछना चाहिए, यानी कि अध्यापक को कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, समूह विशेष को, एक बालक को नहीं, कक्षा में पूरे समूह से पूछना चाहिए। तो आंसर यहां क्या होगा? समूह विशेष निर्देश। क्लियर हो गया? आ जाओ, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षुत्र से प्रयोगम संपाद्यते। वह कौन सा कौशल है, वे कौन से प्रश्न हैं जिसमें ज्ञात से अज्ञात की शिक्षण सूत्र की ओर चले? कहा प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशलों में। एक और प्रश्न आया, कहा विन्यास प्रेरण कौशलम इति अपरम नाम वर्तते, कि विन्यास प्रेरण कौशल किसका दूसरा नाम है, यानी किसका दूसरा नाम है? क्या प्रश्नोत्तर प्रधान प्रश्नों का है, कि अन्वेषण प्रधान का है, कि प्रस्तावना कौशल का है, या फिर शामपट प्रश्न कौशल का है? विन्यास प्रेरण प्रस्तावना का है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, ये था हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के बाद में आता है अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल। अन्वेषण अर्थात खोज करना है, अन्वेषण करना है, प्रश्न कौशल। नाम, इसके अन्य नाम क्या हो सकता है अन्वेषण प्रधान का? नंबर 1, नवीन ज्ञान का विस्तार। प्रस्तावना में क्या किया था आपने? प्रस्तावना कौशल में क्या किया था? पूर्व ज्ञान से आप नवीन ज्ञान की ओर ले गए थे। अब उस नवीन ज्ञान का आपको विस्तार करना है। तो ऐसे कौशल, ऐसे प्रश्न क्या कहलाएंगे? अन्वेषण प्रश्न कौशल कहलाएगा। अन्वेषण प्रधान कौशल प्रश्न भी कहा, जैसा कि मैंने नाम लिखा, और खोज प्रधान प्रश्न भी इन्हीं को ही कहा जाएगा। बालक खोजेगा। अब पाठ्य पुस्तक में बालक को उत्तर निकालने हैं, उत्तर कैसे बताएगा? देखिए मित्रों, नंबर 1,
कहा इस कौशल के प्रश्न विषय वस्तु से तथा पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि प्रस्तावना के बाद में यदि आपको बालक के नवीन ज्ञान को आगे बढ़ाना है, नवीन ज्ञान को आपको यदि बढ़ाना है तो उसको क्या करना होगा आपको कि प्रश्न जो पूछने हैं, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित होने चाहिए। नंबर 1, इन प्रश्नों के माध्यम से चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति और मनन शक्ति का विकास किया जाता है। किन प्रश्नों से? अन्वेषण किसे कहते हैं? खोज को। क्या होगा बालक के? चिंतन शक्ति का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा और मनन शक्ति, इन तीनों का विकास इन कौशलों का विशेष रहेगा। इसमें का अध्यापक इन प्रश्नों से संबंधित अंतः कथा सुनाता है। नवीन ज्ञान को देते समय अध्यापक को अंतः कथा और सुनानी होगी, यानी कि बालक को उसका जो आंसर है, किसका आंसर, जो आपने प्रश्न पूछा है उसके लिए कहानियां सुनानी होंगी, तभी बालक अन्वेषण कर पाएगा कि हाँ ये कहानी सुनाई है। जैसे मान लीजिएगा आपको राम के पुत्र क्या थे, कौन थे, क्या क्या नाम था राम के पुत्रों का, आपको ये बच्चे को दे दिया है कि पाठ्य पुस्तक में ढूंढ के निकालो कि क्या नाम था और क्या कहा। तो इसमें आपने कहानी सुना दी राम और सीता की, कहानी अंतः कथा सुनाई आपने। अब उस कहानी को सुनते हैं उसके दिमाग में एक पिक्चर बन रही है। पिक्चर बोले तो कल्पना शक्ति, मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, मनन शक्ति, और मनन हुआ है तो वो चिंतन कर रहा है, तो चिंतन शक्ति, कल्पना, अंतः कथा के माध्यम से आपने उसकी कल्पना शक्ति को जगा दिया। इन प्रश्नों का प्रयोग व्याकरण पाठ योजना में देखिए कहां कहां किया जाता है, ये भी समझ लीजिएगा, याद कीजिएगा। आपने व्याकरण में जब पाठ योजना बनाते हो, पाठ योजना आप बनाते हैं तो आपका वहां एक पर सामान्यीकरण का आता है। याद कीजिएगा, प्रस्तावना के लिए हर्बटीय पंचपदी योजना ने, हर्बटीय पंचपदी याद है, जिसका पहला सोपान था प्रस्तावना, दूसरा था, याद कीजिएगा, दूसरा क्या रखा था, दूसरा रखा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा क्या रखा था, तुलना, और चौथा रखा था सामान्यीकरण। और ये सामान्यीकरण व्याकरण शिक्षण में जो सामान्यीकरण है वहां पर इसका प्रयोग होता है, यानी इन प्रश्नों का। या फिर पाठ पद्य पाठ योजना में अन्वय के समय जब आप कोई श्लोक समझा रहे हो या कोई पद्य समझा रहे हो, तो उस समय आप जो अन्वय कर रहे हैं, दंडान्वय या खंडान्वय कर रहे हैं, तब इन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। कहां कहां किया जाता है? पढ़ाते समय। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कहा इन प्रश्नों के माध्यम से क्या होने वाला है? बालकों के ज्ञान का विस्तार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कहा, नवीन ज्ञान का विस्तार। बालक के नवीन ज्ञान का विस्तार किससे किया जा रहा है? इन प्रश्नों से। अन्वेषण प्रधान प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? कहा सब इनका उद्देश्य क्या है? बच्चे को क्या मिलेगा हमें? कहा विषय वस्तु का स्थायीकरण। एक तो विषय वस्तु का स्थायीकरण, दूसरा ज्ञान से दृढ़ीकरण। प्रस्तावना प्रश्नों का उद्देश्य था पूर्व ज्ञान से दृढ़ीकरण, जबकि अन्वेषण प्रधान प्रश्नों का है ज्ञान से दृढ़ीकरण। जो पढ़ा रहे हो उसको बालक के दिमाग में, कल्पना में, मन में, चिंतन में बसा देना। सब इसके घटक क्या हैं? घटक बोले तो कारक। कैसे करें? याद कीजिएगा, सबसे पहले हमें बालक को जो प्रस्तावना के बाद जब हम उसको समझा रहे हैं तो अनुबोध करना होगा। अनुबोध क्या होता है? एक होता है अवबोध, एक होता है अनुबोध। अनुबोध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान जो आप बालक को आप देना चाह रहे हो, उस ज्ञान को और देना, यानी उसी में कुछ और बताना। अंतः कथाएं दी थी आपने तो अनुबोध किया। फिर आपको क्या करना है? अधिक सूचना प्रदान करना।
बालक को कथाओं के माध्यम से और सूचना दो उन प्रश्नों के विषय में। फिर कहा पुनः केंद्रण करना, फिर उस टॉपिक में वापस ले आना कि इस प्रश्न का हल ढूंढो। फिर कहा पुनः निर्देशन करना, अध्यापक फिर से उसको उन बालकों को निर्देश देता है। और फिर समीक्षात्मक दृष्टिकोण से बढ़ावा देना। किसमें? समीक्षात्मक दृष्टिकोण, सही और गलत दोनों का नॉलेज दे करके उसका वर्धन करना, उस प्रश्न की ओर, उसके आंसर की ओर ले जाना। ये सारे घटक हमें कहाँ करने हैं? अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के अंतर्गत। प्रश्न पूछ ले बैठेगा, जितना मैंने पढ़ाया उस पर प्रश्न पूछ बैठेगा। क्या? कि अन्वेषण प्रधान प्रश्न घटकः नास्ति, नास्ति, बस। तो आइए मित्रों, पहले तो घटक की बात कर लें। क्या अनुबोध किया था? जी हाँ, बालक को मोटिव किया था। क्या अतिरिक्त सूचनाएं दी थी बालक को? दी थी। क्या पुनः केंद्रण किया था? जी हाँ। क्या लक्ष्य प्रकटन किया था? ना, लक्ष्य प्रकटन तो केवल किसमें होता है? प्रस्तावना में। इसमें नहीं होगा। शीर्षक और उद्देश्य कथन, लक्ष्य कथन ये प्रस्तावना में होगा, अन्वेषण प्रधान में नहीं होगा। तो यहां पर मैं 4 लगा दूं, ये घटक इसका नहीं है। ज्ञानस्य दृढ़ीकरणाय प्रश्ना भवन्ति, यदि पूर्व ज्ञान लगा रखा होता तो मैं कहता प्रस्तावना, लेकिन यहां कहा ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, ये किन प्रश्नों का उद्देश्य है? तो कहा अन्वेषण प्रधान प्रश्नों का। उदाहरणानि दृष्ट्वा सामान्य तत्व अन्वेषणाय प्रश्ना भवन्ति, इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। उदाहरण दिखाकर सामान्य तत्वों का अन्वेषण के लिए प्रश्न कौन से होंगे, ये प्रश्न पूछा गया। आपको आंसर देना है अन्वेषण प्रधान प्रश्न। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटकम नास्ति, फिर यहां आ गया एक घटक नास्ति, यहां भी नास्ति। कौन से प्रश्न बालक के अन्वेषण प्रधान में नहीं होंगे? नंबर 1, क्या पुनर्केंद्रीय प्रविधि? हाँ जी, पुनः तो करेंगे। क्या पुनः अनुदेशन प्रक्रिया? जी हाँ, ये भी करेंगे हम। क्या अंतर क्रिया शैली परिवर्तन? क्या बालकों के बीच में जो क्रिया कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अनुबोधात्मक प्रक्रिया? बिल्कुल, अनुबोध तो हम कर रहे हैं। तो मित्रों, इसका आंसर 2 हो गया है कि साहब ये नहीं होगा, ये घटक नहीं होगा। घटकों को मैंने बताया अभी आपको कि किस घटक का प्रयोग आप करेंगे। यहां पर प्रश्नों को इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये अन्वेषण प्रधान प्रश्न बड़े सहज रूप से समझ में आ जाए। शामपट कौशल, शामपट, ब्लैक बोर्ड। शामपट के पर लिखने वाले आप अध्यापकों को शामपट पर प्रश्न लिखने होंगे। ये शामपट का जो कार्य होता है बड़ा ही मजबूती के साथ करना होता है, क्योंकि अध्यापक का शामपट एक अभिन्न मित्र होता है। याद रख लीजिएगा, शामपट क्या क्या है? शामपट अभिन्न मित्र है। किसका? अध्यापक का। अध्यापक का ये दर्पण है। कौन दर्पण है? शामपट। अब कहा क्या करना है हमें? शामपट प्रश्नों का उपयोग काठिन्य निवारण या अशुद्धि संशोधन के लिए किया जाता है, अर्थात व्याख्यात्मक, यानी कि व्याख्या की जब आप कर रहे हो या तो काठिन्य निवारण में। भाई काठिन्य निवारण और अशुद्धि संशोधन होता कहां है? पाठ योजना में व्याख्या के अंतर्गत। वाचन के अंतर्गत तो बालक के आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन होता है। और व्याख्या के अंतर्गत क्या होता है? काठिन्य निवारण या फिर अशुद्धि संशोधन या विधियां। तो हमें शामपट के प्रश्नों का प्रयोग कहाँ करना है? बालक के प्रश्नों जो विषय है उनकी कठिन
ताका को सरल करना, अशुद्धि संशोधन करना। इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य लेखन कौशल का विकास करना है। आप जब बोर्ड पे लिख रहे हो, उन प्रश्नों का लिखने का उद्देश्य क्या है? आप याद कीजिएगा, आप जब ट्रेनिंग पे थे, ट्रेनिंग मतलब बीएड या बीएसटीसी पे, तो एक शाम लपट फ्लेक यानी कि शाम फलक लपेटने वाला वो बना के लेके गए थे। उस पर कुछ गीले चौक से कुछ लिख के लेके गए थे ताकि साफ ना हो जाए। उस पर अधिकांश से आप लोगों ने प्रश्न लिख के ले गए थे कि आज कक्षा में ये पढ़ाने के बाद ये प्रश्न पूछने। शामपट का तो प्रयोग किया था, वो भी तो शामपट है। कहा उन प्रश्नों पे क्या किया था? बालक लेखन को, यानी वो लिखे, लिख करके समझे, लेखन कौशल का विकास करना इन प्रश्नों का उद्देश्य है। अध्यापक को शामपट का प्रयोग, अध्यापक को शामपट का प्रयोग कैसे करना चाहिए? एक दाहिना हाथ है और एक बायां हाथ है, तो बायां हाथ वाम भाग से, मेरा ये हिस्सा जो है ये मेरा दायां और ये मेरा बायां, तो वाम तरफ से देखिएगा, इधर से लिखना होगा वाम, तो लेखन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका लेखन इतना सुंदर और इतना साफ और इतने बड़े अक्षर हों कि लास्ट जो कक्षा में बैठा हुआ है बच्चा उसको भी दिखाई दे। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे 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 लिख दिए। शामपट को शिक्षक का दाहिना हस्त, दक्षिण हस्त भी कहा है। मेरा दाहिना हाथ है भाई, इसी से लिख रहा हूं, दाहिना हाथ होता है शामपट। कहा डस्टर, आपको याद रखिएगा, जो डस्टर है आप साफ करते हैं, मार्जनी जो होता है, अक्सर अध्यापकों से देखा गया कि वो यहां से शुरू करते हैं और यूं साफ करते हैं ना। शामपट में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर साफ करना है, यस, ना कि दाएं से बाईं ओर। तो कहा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपरी स्टात अधस्थ, ऊपरी स्टात, ऊपर से ऊपरी स्टात अधः प्रति, नीचे की ओर, नीचे की ओर लाना होगा। शामपट के में के बाद में हमारा आता है प्रश्नोत्तर कौशल। कक्ष में जब तक बालक सक्रिय नहीं है तब तक अध्यापक का पढ़ाया हुआ, चाहे कितना ही अच्छा गाया हो, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाया हो, किसी काम का नहीं है। यदि कक्षा में बालक सक्रिय नहीं है, पढ़ाना नहीं पढ़ाना सब बेकार। कैसे बेकार और कैसे उसे सुचारू लाएंगे? देखिए मित्रों, प्रश्नोत्तर में क्या होता है, अध्यापक पूरी कक्षा को उस पाठ की ओर लाने के लिए क्या करता है, प्रश्न बना के लाता है, छोटे छोटे प्रश्न पूछता है उस पाठ से संबंधित। पढ़ा दिया, प्रश्न पूछ रहा है, बालक उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। और उत्तर याद रखिएगा, इतना होना चाहिए कि आपका जब प्रश्न पूछा जाए और आप ये कहो कौन उत्तर देगा, तो मैं कहूंगा 100 के 100 बच्चों के हाथ खड़े होने चाहिए, ये लो साहब हम देंगे। तो समझ जाना आपने बहुत शानदार पढ़ाया है। पाठ इजी नहीं था, याद रखना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सभी बच्चे हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये पाठ इजी था। नहीं था वो इजी, वो पाठ सरल नहीं था। आपने पढ़ाया इतना सुंदर कि सभी बच्चों के हाथ ऊपर आए। यस, कोई भी चैप्टर इजी नहीं होता है, सरल नहीं होता है। अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जो गया, बालक के जो समझ में आया, वह इजी है। तो याद रखिएगा, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पाठ्य विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है अध्यापक के द्वारा। इसमें इस कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहां आ जाओ। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नंबर 1, और एक ही होता है उद्देश्य, अभिव्यक्ति का विकास करना। अभिव्यक्ति बालक दो प्रकार से कर सकता है, या तो लेखन से या बोलकर। शामपट के कौशल में जब बालक लिखता है तो
तो या तो लिखित उत्तर सारे बच्चे सही देंगे या फिर मौखिक। और अभिव्यक्ति दो ही प्रकार से होता है, या तो बोलकर या फिर लिखकर। अध्यापक द्वारा किए गए प्रश्नों का बालक सही उत्तर दे तो अध्यापक को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि बालक के द्वारा आपने जो कोई प्रश्न पूछा बालक से, और यदि वो बालक सही उत्तर दे रहे हैं सारे के सारे, तो आपको तारीफ सारे बालकों की करनी चाहिए। समीचीनम, उत्तमम, सर्वे सर्वे जनाः समीचीनम, तुम सभी ठीक हो, शाबाश, है ना। शेर बकरी नहीं कहना उन्हें, शाबाश मेरे शेरों। हाँ, ये शेर बकरी नहीं कहना बालक को, जानवर नहीं है बालक आपका। क्योंकि यदि जानवर को जिस दिन पढ़ना आ गया ना, उस दिन इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, बालक हैं वो आपके। हाँ, मोटिव के लिए आप शेर कह सकते हैं, लेकिन आपने यदि ट्रेड ही पकड़ लिया, क्लास में आते हैं और मेरे शेरों क्या हाल है, और मेरी शेर शेरनियों, तो भैया आप इंसान को पढ़ा रहे हो कि जानवर को पढ़ा रहे हो? याद रखना, मैं मास्टर को पढ़ाता हूं, मास्टरों को, तो मेरे लिए आप लोग एक अध्यापक हैं। समझ में आ गई? आगे आ जाओ। प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अध्यापक क्या करता है, एक प्रश्न पूछ लेता है पहला और एक सबसे अंतिम, आंसर नहीं देगा बालक। यदि आपको क्लास में सभी के हाथ ऊपर उठवाने हैं, तो आपने जो शुरुआत शुरू की थी क्रम वाइज, क्रमबद्ध ही पूछना। यदि आपने राजा का नाम पूछा है, तो अगला प्रश्न राजरानी का नाम होना चाहिए। यदि आपने राजा के पिता का नाम पूछा है, तो अगला नाम राजा की पत्नी मां का नाम होना चाहिए। यदि उसके भाई का नाम पूछा है, तो अगला प्रश्न उसकी बहन का होना चाहिए। यदि आपने उसमें किसी राज्य का नाम पूछा है, तो अगला प्रश्न उसकी राजधानी का होना चाहिए। यानी क्रमबद्ध होने चाहिए प्रश्न प्रश्नोत्तर कौशल में। मानसिक क्रियाओं के आधार पर स्किनर महोदय तथा रिस्क महोदय, याद रखिएगा, मानसिक यानी यहां हार्ट होता है, ये चेतन या चेतन मन यहां होता है, क्लियर कर लेना, खोपड़े में होता है ये। और जो विचार चलते हैं हमारे, तो वो यहां नहीं चल रहे हैं, ये सोच रहा है। एक चेतन है और एक अचेतन है, दाएं बाएं का ध्यान रख लीजिएगा। तो स्किनर और रिस्क महोदय ने इन प्रश्नों के दो भेद बता दिए। पहला भेद बताया स्मृति के आधार पर, और दूसरा विचारात्मक प्रश्न। स्मृति के आधार पर प्रश्न वे होते हैं जो बालक को भी याद हों, और विचारात्मक जो पाठ्य पुस्तक से भी हों। आइएगा, स्मृति आधारित प्रश्न कौन से होंगे? वे प्रश्न जो बालकों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों। मैंने क्या कहा अभी कि वे प्रश्न जिनका उत्तर बालक के खोपड़ी में पहले से हो, पूर्व ज्ञान पर आधारित, जैसे कि प्रस्तावना के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। ये पुनरावृत्ति गृह कार्य से पहले दिया जाता है, ये स्टार्टिंग प्रश्न है, और ये गृह कार्य से पहले दिया गया पूछे गए प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुनरावृत्ति प्रश्नों को हम एक चीज और भी कह देते हैं, CQ, क्लासरूम क्वेश्चन, या CW भी कह सकते हैं, CW वर्क। एक होता है क्लास वर्क और एक होता है SW, होमवर्क। तो ये होमवर्क से पहले CW में पूछे जाने वाले प्रश्न, क्योंकि बालक ने ज्ञान पढ़ लिया था, पाठ पढ़ लिया है, समझा दिया आपने। दूसरा होता है विचारात्मक प्रश्न। वे प्रश्न जो पाठ के सौंदर्य को, भावों को और समस्याओं पर आधारित होते हैं। बड़े खतरनाक होते हैं ये, करीबन 8-9 तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें से विशेष तक बोधात्मक, भाव विश्लेषणात्मक,
विचार विश्लेषणात्मक, समस्यात्मक, अर्थात गद्य में पूछे जाएं तो विचारात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि पद्य में पूछे जाएं तो भावात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। नाटक में पूछे जाएंगे तो अभिनय से संबंधित पूछे जाएंगे और यदि अनुवाद में पूछ रहे हो तो भाषात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यहां पर मैंने कहा ये प्रश्न यहां होंगे प्रश्नोत्तर के अंतर्गत। ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ध्यान है, उद्दीपन क्या होता है मित्रों? अध्यापक एक उद्दीपक है। उद्दीपक और उद्दीपन को समझ लेना। देखा जाए तो अध्यापक भी अपने आप में एक उद्दीपन ही होता है। जी हाँ, अध्यापक पढ़ाएगा तो पाठ पढ़ूंगा। 90% बालकों का यही कहना है सिलेबस खत्म नहीं हुआ है अभी तक। अरे सिलेबस अध्यापक खत्म नहीं करता, छात्र पढ़ के खत्म करता है। लेकिन आरोप किस पे होता है? अध्यापक पर। उसी प्रकार जब आप कक्षा में रोज एक ही याद रखिएगा, कक्षा में सबसे ज्यादा एक्टिव जो रहना है वो सबसे ज्यादा अध्यापक को रहना होगा। याद रखिएगा, जो टीचर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है बालक उसके और भी सजग रहते हैं। यह आरोप है संस्कृत के अध्यापकों पर कि संस्कृत का अध्यापक विद्यालय में सक्रिय नहीं रहता। कारण यह है कि उसके पास अन्य आय का साधन नहीं है। गवर्नमेंट के सिवा कोई ट्यूशन नहीं पढ़ने आता तो वो भी बालकों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई संस्कृत में कोई ट्यूशन पढ़ने आए तो भी इंटरेस्ट अधिक आए हो। ऐसी स्थिति में अध्यापक बड़ा नीरस हो जाता है। अध्यापक क्या करता है? 4 दिन पढ़ाता है, 5 दिन की छुट्टी मार रहा है या फिर कहता है कल पढ़ाएंगे। जबकि मैथ, साइंस और इंग्लिश का टीचर इसलिए एक्टिव रहता है क्योंकि एक और बालक के लिए जो समस्यात्मक सब्जेक्ट भी है, आज भी है और जब हम पढ़ते थे तब भी था। ये संस्कृत को एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा ना तो अध्यापक पढ़ाना चाहता है ना बालक पढ़ना चाहता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं जगाया अध्यापक ने। इंटरेस्ट के लिए उद्दीपन बदलना होगा। संस्कृत के टीचर को सबसे पहले तो वेशभूषा, उसे रोज परिवर्तन रखना होगा। सोचिएगा, मैं हर क्लास में हो सकता है एक ही जैकेट पहन के आता हूं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि ये एक टैग है, लेकिन शर्ट बदलता हूं। राइट? क्यों? क्योंकि अधिकांश बच्चों को जो मैं इस समय आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों का सबसे पहले ध्यान मुझ पे आता है कि आज वही शर्ट में हैं कि दूसरे में। अध्यापक भी एक उद्दीपन का कार्य करता है। और कहा जब कक्ष में आप सहायक सामग्रियां ला रहे हैं, उन सहायक सामग्री को में बदलाव करना, सहायक सामग्रियों में बदलाव करना ही उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है। आइए, क्या कहा? उद्दीपनों का प्रयोग में अपेक्षित परिवर्तन, जो अपेक्षा की गई है, जो बालकों को उम्मीद हो कि आज कक्षा में हमें महाराणा प्रताप पढ़ाया जाएगा, तो सर जब भी आते हैं महाराणा प्रताप का एक चित्र बना के लाएंगे बहुत तगड़ा। ये बालकों को उम्मीद थी, क्योंकि आप रोज चित्र बना के पढ़ा रहे हैं। ये तो थी, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि आज महाराणा प्रताप को आप घोड़े पर चेतक पे बैठा के लाए। यानी उद्दीपन बदल दिया। फोटो तो आनी थी महाराणा प्रताप की, क्योंकि वो सिंपल सी महाराणा प्रताप की, यहां तक कि एक पासपोर्ट साइज की फोटो जो नेट पे चलती है वही दिखाते हैं हम अक्सर। लेकिन आपने क्या किया? आपने चेतक पे बैठे हुए महाराणा प्रताप की फोटो दिखाई। उद्दीपन परिवर्तन कर दिया आपने। था तो वही महाराणा प्रताप ही, लेकिन आज घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया उन्हें, जो बालक ने पहले कभी नहीं देखा था। बालक का इंटरेस्ट कक्ष में रहेगा। बिल्कुल, वो घोड़े के पंजे भी देखेंगे, पैर भी देखेंगे, पूंछ भी देखेंगे, हाथ भी देखेंगे, क्योंकि वो चेतक है। आज आपने महाराणा प्रताप के साथ में चेतक भी दिखाया है, क्योंकि पाठ में चेतक था। एक पन दो काज किए। उद्दीपन परिवर्तन करना, अपेक्षित परिवर्तन करना ही
उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है। मित्रों, उद्दीपन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है रुचि वर्धनम। मैंने पहले कहा इंटरेस्ट जगाना है बालक का। सोचिए, पहले मैं बोर्ड पर ब्लैक से लिखता था, राइट, ब्लैक पेन का सारा इस्तेमाल। फिर मैंने सिंपल लिखना शुरू किया बोर्ड पे। आजकल देखो मैं क्या करता हूं, आजकल मैं अपने हाथ से पहले लिख के लाता हूं। ध्यान है क्यों? मैं इसलिए लिख के लाता हूं क्योंकि मुझे उद्दीपन परिवर्तन करना है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट कैसे जगाऊं? इसी चीज को मैं किसी से टाइपिस्ट से टाइप भी करवा सकता था, जैसे मैं ऑब्जेक्टिव में करवाता हूं। पहले ऑब्जेक्टिव भी मैं हाथ से ही लिखता था। मेरा काम है कक्षा कक्ष में उद्दीपन परिवर्तन करना, ताकि आप लोगों में पढ़ते समय इंटरेस्ट जागे। और इंटरेस्ट यदि हुआ, मेरे पढ़ाने में आपको आया, तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज याद स्वतः ही हो जाएगी फर्स्ट बार में। विषय को रुचिकर बनाने, अब देखिएगा, विषय को रुचिकर बनाने, विषय को आकर्षित बनाने और छात्रों को विषय में केंद्रित रखने के लिए उद्दीपन परिवर्तन करना होता है। 3 चीजें ध्यान रख लीजिएगा। पहला क्या कि विषय में रुचिकर बनाओ, विषय को आकर्षक बनाओ और विषय पर बालक को केंद्रित रखना है। इसके लिए ही आप चित्र और सहायक चित्रों का काम करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन के कारक या घटक क्या हो सकते हैं? मैंने यहां पर एक ब्रैकेट में कुछ लिख दिया है, जो कि एग्जामिनर इस पर प्रश्न पूछता है कि छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते। छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा कैसे उत्पन्न करोगे? उद्दीपन परिवर्तन करके, पढ़ाने का तरीका बदल करके। कल आपने लिखा था सफेद चौक से, आज लिखो आप लाल चौक से। लाल चौक में भी हरा चौक लगा दो, हरे चौक में भी पीला चौक करो। अरे साइंस वाला ही थोड़ा ना करेगा, संस्कृत वाला कब करेगा भाई? ये हिंदी वाला संस्कृत वाला इतना नीरस क्यों है? एक बार अपने सब्जेक्ट को रुचिकर बनाओ तो सही। बालक 11वीं 12वीं में हर हालत में संस्कृत लेगा वो सब्जेक्ट, चाहे साइंस में उसके 100 में से 100 नंबर आए हो। ऐसा क्यों होता है कि हर बालक डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने निकल पड़ा, जबकि उसकी परसेंटेज नहीं के बराबर है? क्या सभी कुछ चीजें फिल्में ही दिखाएंगी क्या कि 12वीं में फेल होकर के भी आईएएस बन जाओ? कब बनोगे? तो ऐसी स्थिति में उद्दीपन परिवर्तन करो। शिक्षक की क्रियाशीलता, एक्टिव मूवमेंट, हम कहें मूवमेंट, टीचर्स मूवमेंट, अध्यापक के मूवमेंट जो है, उसका संचालन जो है, उसका पढ़ाने का जो तरीका है, वो बहुत बालक को उद्दीपन का कार्य करता है। अध्यापक शिक्षक के हाव भाव, आंखों का संचालन, क्या हाल है भगवान, कथम अस्ति, समीचीनम वा, आहा, हाव भाव, आंखों का। आंख मारना नहीं है बालक को ना, कभी आंख में बोले मैं आंख मार करके पढ़ाऊं ना। स्वरों का उतार चढ़ाव, श्लोक पढ़ा रहे हो या कोई गद्य पढ़ा रहे हो या फिर किसी का डायलॉग सुना रहे हो पाठ में, तो आप उसको उसी तरह ही पढ़ाओ। भो दशाननः, भवान भ्रष्ट वा, दुष्ट वा, मूर्ख वा। सीता से राम बात कर रहे हैं, हे सीते, उतार चढ़ाव आ रहा है स्वरों में। चित्रों के द्वारा केंद्रण करना, बालक को केंद्रित कहां करना है? चित्रों के द्वारा चित्र दिखाओ। कहा अंतःक्रिया शैली परिवर्तन। अंतःक्रिया शैली कक्षा कक्ष में जो आप पढ़ा रहे हो, याद रखिएगा, जैसे मैं दिखाई दे रहा है, मैं बार बार इधर आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं, ये क्या है मेरी? शिक्षक की क्रियाशीलता। एक ही खड़ी जगह खड़े होके मत पढ़ाओ, नहीं तो जिस साइड में आप खड़े हो उस साइड में बच्चा बैठा हुआ है, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा।
दिखाई देना है तो घूमना होगा। कहा अंतः शैली क्रिया और मौन और विराम। चुप रह जाना, अचानक से मैं देखा होगा, मैं बोलते बोलते हल्का सा चुप हो जाता हूं। क्यों मौन क्यों हो जाता हूं? ताकि बालक में जिज्ञासा हो कि सर अब क्या आगे बोलने वाले हैं। 90% बालकों के तो मेरे बोलने पर यूं भी लगता है कि सर भूल गए। साहब ये एक अभिनय है। मैंने आपको नाटक शिक्षण में सिखाया था कि मैं उन सभी अभिनयों का प्रयोग करता हूं जिससे आपके दिमाग में जाए। कभी हंसता भी हूं, कभी तेज भी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो एक अध्यापक या अध्यापिका है, जिसे कक्ष में जाकर के पढ़ाना है, तो उसको वो रोल भी अदा करना होगा जो इस समय वो मेरा देख रहा है। व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल क्या होता है? व्याख्या कौशल का मतलब है बालक को स्पष्टीकरण करना। हर कठिन से कठिन शब्द को, हर कठिन से कठिन पद को, हर कठिन से कठिन गद्य को, हर काठिन्यता को समझाना, व्याख्या करना। कहा यह मौखिक कार्य होता है। सर्वाधिक व्याख्या कौशल में मौखिक कार्य होता है। नए नियमों और शब्दों का ज्ञान देने के लिए व्याख्या कौशल उपयोगी है। नए नियम बताने हैं बालक को, व्याकरण अधिक नियम बताने होते हैं, या फिर गद्य में पुरुषार्थ, आश्रम, इन शब्दों को समझाना है तो हमें उनकी व्याख्या करनी होगी। व्याख्या के अंदर हमें उनकी परिभाषा बतानी होगी, उनकी टीका बतानी होगी, टीका विधि का प्रयोग करना होगा हमें। यह कौशल पाठगत आए हुए कठिन शब्दों का ज्ञान देने में उपयोगी है। क्या उपयोगी है? पाठगत आए हुए कठिन शब्दों का ज्ञान देने में। सरल शब्दों बालक समझ जाएगा, ये कठिन में समस्या आती है, उनको ये समझाता है। अब बात यह आई कि मैं यदि समझा रहा हूं व्याख्या करते हुए, तो मुझे क्या तो नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आ जाओ। तो कहा ये कारक और घटक दो प्रकार के होते हैं, एक वांछित व्यवहार और एक अवांछित व्यवहार। क्या करना चाहिए अध्यापक को और क्या कक्षा में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक एवं निष्कर्ष कथनों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कक्ष में जब आप व्याख्या कौशल के प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं तो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग और निष्कर्ष कथनों का ही प्रयोग करें, यानी जिनका कोई मतलब निकले। फालतू की बातें क्लास में पढ़ाते समय ना करे अध्यापक। व्याख्या सेतु, सेतु मतलब सीढ़ी, स्टेप। व्याख्या जैसे मैंने दोनों शब्दों का, मैं एक छोटा सा बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर नीलोत्पल लिखा, चलिए मैं अब इसका व्याख्या कर रहा हूं। तो मुझे पहला स्टेप यानी सेतु का है, पहला स्टेप लेना है, इन दोनों शब्दों को अलग अलग बताना। नील उत्पल, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ले रहा हूं, दोनों का अर्थ बताऊंगा, नीला और कमल, ये दूसरा स्टेप यानी सेतु। तीसरा स्टेप है नीला जो कमल है, उसका मैं क्या बताऊंगा, वाक्य में बताऊंगा। वाक्य का मतलब एक सेंटेंस में निर्माण करके दिखाऊंगा। बालक को कहीं शंका आ गई है तो फिर मैं समाधान करूंगा उस बालक का व्याख्या कौशल में। बालक से चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसमें और भी है कि मैं बालक से चर्चा भी करूंगा। चर्चा करूंगा शब्द पे, फिर मैं उसके उदाहरण दूंगा और उदाहरण के बाद मैं और उदाहरण दूंगा और अंत में मैं वाक्य का निर्माण करके भी समझाऊंगा यदि मुझे आवश्यकता पड़ी तो व्याख्या कौशल में। तो ये सेतु, ये करना होगा हमें। कहते हैं कि आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दिलाना। बालक को जो आवश्यक है, बहुत जरूरी है,
उन्हीं बिंदुओं पर ही बालक का ध्यान करवाना है हमें, और बोध परीक्षण करना कि उन बालकों को आया कि नहीं आया। देखो मेरा फिर से देखो, मैंने लिखा, कहा नीलोत्पलम, पहला स्टेप हमें लेना है, तोड़ दिए मैंने इसको, समझा रहा हूं, ये लो साहब, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। दूसरा स्टेप नीला कमल, चौथा स्टेप इसका वाक्य में प्रयोग करूंगा, मैं वाक्य में इसका अर्थ बताऊंगा, नीला कमल। ठीक, अब मैं इसका एक वाक्य में प्रयोग करके दिखाऊंगा, नीला कमल संस्कृत में, कि कमल को क्या कहते हैं, सोचो। पंकज, पंकज अपर नाम नील कमलम अस्ति, नील कमल धारी या नीलोत्पल है क्या, नीलोत्पल धारी भगवान कृष्ण। हाँ, नीले कमल इसके धारण कौन करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं। वाक्य में बनाया। अब बालक की कुछ समस्याएं और हैं, उनका समाधान करो। कहा अवांछनीय व्यवहार जो ठीक नहीं है कक्ष में करना, एक तो निरर्थक कथन, बेमतलब की बातें करना कक्ष में। दूसरा, कथनों के तारतम्यता या निरंतरता का अभाव। जो आप बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं बालक को, उन शब्दों में, उन प्रश्नों में कंटिन्यूटी नहीं है। आपने एक प्रश्न पूछा, कहानी बीच में सुना दी कोई और ही, जैसा कि अक्सर अध्यापक करता है, जो नहीं करना चाहिए उसे। अनुपयुक्त शब्दावली या अस्पष्ट शब्दों का या मुहावरों का प्रयोग। कक्ष में अध्यापक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाता है जिसकी वजह से क्लास नीरस हो जाती है, या टीचर अध्यापक खुद हंसी का पात्र हो जाता है, या फिर कोई बालक किसका पात्र हो जाता है, हंसी का। ये काम नहीं कर रहे हैं आपको। इसीलिए एग्जामिनर कई बार पूछता है संयोजक शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किस कौशल में होता है। संयोजक शब्दों का प्रयोग कहां होता है, व्याख्या कौशल में। ये ध्यान रखना होगा आपको। प्रवाह कौशल प्रश्न। प्रवाह, निरंतरता। आपको पाठ को आगे पढ़ाने के लिए बालक को उस पाठ पे निरंतर रखना होगा। इसीलिए इस कौशल का दूसरा नाम पुनर्बलन कौशल है। बालक को पुनर्बलन सकारात्मक भी दिया जा सकता है और नकारात्मक भी, शाब्दिक भी दिया जा सकता है और अशाब्दिक भी। ध्यान रखिएगा, संकेतों के माध्यम भी समझाया जा सकता है। हमें उसे पाठ की ओर लाना होगा। इस कौशल में वे प्रश्न होते हैं जो संपूर्ण पाठ पढ़ाने के बाद किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रवाह कौशल में जब आप सारे पाठ पढ़ा चुके होते हो, यानी पुनरावृत्ति के आसपास, पुनरावृत्ति जो प्रश्न हैं उनके आसपास के जो प्रश्न हैं वो रखे जाएंगे इसमें। इस कौशल में प्रश्न पाठ को संपूर्णता प्रदान करने के लिए होते हैं, यानी पूरे पाठ पर आधारित प्रश्न पूछने होते हैं कि ये जांच करने के लिए कि जो आज आपने पाठ पढ़ाया वो क्या बालक को समझ में आया कि नहीं आया। का इस कौशल का मुख्य उद्देश्य नैरंतर्य। याद कीजिएगा, बालक की रुचि में 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से रुचि में, जैसा कि महर्षि और पतंजलि दोनों ने बताया कि रुचि, फिर कहा नैरंतर्यता और सतत अभ्यास। बालक यदि एक्टिव नहीं है, निरंतरता नहीं है आपके पढ़ाने में, तो ये समझ लीजिएगा आपका पढ़ाया नहीं पढ़ाया सब बराबर। और पुनर्बलन का, जो पाठ पढ़ा रहे हो, पुनर्बलन का एक ही उद्देश्य है कि बालक को पूरा पाठ समझ में आ जाए। तो इसलिए मेरे अध्यापक अध्यापिकों, अब दोनों समझ लें कि आपके पढ़ाने में निरंतरता होनी चाहिए। कहा पुनर्बलन सकारात्मक
और मौखिक होना चाहिए। पुनर्बलन प्रश्नों का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? पुनर्बलन प्रश्नों का सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक पुनर्बलन प्रश्नों का कहां होना चाहिए? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं में होना चाहिए, क्योंकि छोटी कक्षाओं में जल्दी से बालक समझ नहीं पाता। संस्कृत में ध्यान रखना, संस्कृत में, पता नहीं और किसी भाषा में समझता है कि नहीं समझता, मैं यहां संस्कृत की बात कर रहा हूं। और पुनर्बलन यानी कि हमारे कहा कि अभिरुचि, इंटरेस्ट जगाना आसान नहीं होता। संपादनम, और अभिरुचि संपादन करना अध्यापक के लिए उतना ही जरूरी है जितना अध्यापक के द्वारा हर महीने सैलरी लेना। यदि आप सैलरी गवर्नमेंट की ले रहे हैं और अपने विषय में कक्ष में यदि बालक को पाठ में रुचि उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी वो सैलरी लेना, वो पढ़ाना सब व्यर्थ। आ रही है समझ बात? तो मित्रों, आज हमने इस क्लास में ये देखा। अब हम विशेष रूप से अगली क्लास में ये भी देखेंगे कि हम बालक का सतत मूल्यांकन कैसे करें, मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं। तैयार रहिएगा उसके लिए। नमस्कार।